हेलो कॉमर्स स्टूडेंट, अगर आप अभी भी कंफ्यूज है कि आपको एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है अकाउंट्स के एग्ज़ाम के लिए, तो मैं आपके लिए थ्योरी का 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ शॉर्ट क्वेश्चन में। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा। अभी ये 50 क्वेश्चन आप तैयार कर लो, बस इतना ही क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। इतना ही क्वेश्चन में आपका सारा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में डील हो जाएगा। ये ई बुक है मेरा, आप इसे परचेज़ भी कर सकते हैं। परचेज़ का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचा दीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिल जाए। तो ये 50 क्वेश्चन आपको रटने भी नहीं है, आप बस एक बार समझिए और आप इसे डील कर पाएँगे, ठीक है? अच्छे से नोट करना चाहे तो आप कर सकते हैं वीडियो को पॉज़ कर के। बाकी से मामूली सा फ़ी देकर आप इसे परचेज़ भी कर सकते हैं। तो ये ई-बुक आज स्टार्ट करेंगे, मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊँगा। पहले शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट कराऊँगा एक वीडियो में, फिर लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आऊँगा। शॉर्ट क्वेश्चन में जो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन होने हैं वो 50 क्वेश्चन है, आप इसे कंप्लीट कर लीजिए और इनफ है, आपके एग्ज़ाम के लिए इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको, ठीक है? स्पेशली जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, उनके लिए एग्ज़ाम में थ्योरी भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। थ्योरी का बहुत स्थान है, अगर आप प्रैक्टिकल अच्छे से डील नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम थ्योरी अच्छे से पढ़ के जाइए, है ना? तो आप बहुत बेहतर मार्क्स लेकर आ सकते हैं थ्योरी और ऑब्जेक्टिव को बदौलत। दूसरी बात ये है कि थ्योरी पढ़ने से आपके ऑब्जेक्टिव सेशन में भी आपको मदद मिलेगी, ठीक है? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। चलिए तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, गैर व्यापारिक संगठन से आप क्या समझते हैं? 2 उदाहरण देकर समझाना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गैर व्यापारिक संगठन क्या है, आप उसे समझाएं। लीजिए आप देखिए। तो गैर व्यापारिक संगठन क्या है? तो आप उत्तर लिखेंगे, गैर व्यापारिक संगठन से ऐसे संगठन से है जो लाभ के लिए नहीं बल्कि अपने सामाजिक सदस्यों की सेवा के लिए स्थापित की जाती है। गैर व्यापारिक संगठन ऐसे संगठन को कहते हैं जो हम लाभ के लिए नहीं स्थापित करते, हम अपने सामाजिक सदस्य की सेवा के लिए स्थापित करते हैं, समाज में कुछ अच्छा करने के लिए स्थापित करते हैं, ठीक है? अर्थात वे सभी संगठन जो व्यापारिक कार्य लाभ के लिए नहीं करते, उसे गैर व्यापारिक संगठन कहते हैं। गैर व्यापारिक का मतलब ही हो गया व्यापार नहीं करेगी। व्यापार नहीं करेगी तो प्रॉफिट की बात नहीं करेगी। जहाँ व्यापार होगी वहाँ प्रॉफिट की बात होगी। गैर व्यापारिक का मतलब क्या हो गया? जो व्यापार नहीं करेगी, ठीक है? और जहाँ व्यापार नहीं होगा वहाँ लाभ भी नहीं होगा, तो लाभ का उद्देश्य नहीं होगा यहाँ पे। जैसे क्लब है, स्कूल है, मंदिर है, मस्जिद है इत्यादि, ठीक है? तो उम्मीद है याद हो गया होगा। गैर व्यापारिक संगठन मतलब जो व्यापार नहीं करेगी, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोष आधारित लेखांकन क्या है? कोष आधारित लेखांकन वह तरीका है जिसमें प्रत्येक संपत्ति, दायित्व, आय और व्यय के लिए अलग-अलग पुस्तकों के सेट रखे जाते हैं, जैसे मैच कोष, पुरस्कार कोष। आमतौर पर इस कोष की राशि को प्रतिभूतियों में निवेश कर दिया जाता है। इन निवेश से जो आय प्राप्त होता है उसे संबंधित निवेश कोष में जमा कर दिया जाता है। ध्यान से समझिए, कोष क्या होता है? एक विशेष काम के लिए आपने पैसे इकट्ठा करके रख दिए या आपको मिल गया, जैसे मैच करवाने हैं, तो ये पैसे सिर्फ मैच में खर्च होंगे। और कई बार क्या होता है कि आपके पास काफ़ी समय है, जैसे आपके पास फंड है लेकिन उसका यूज़ अभी नहीं है, तो आमतौर पे इसे क्या करेंगे, मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे, कुछ पैसे आ जाएँगे आपके गैर व्यापारिक संगठन में, तो क्या दिक्कत है? इस निवेश से आपको पैसे भी मिल जाएँगे। जैसे आपके पास 5 लाख रुपया कोष में पड़े हैं मैच के नाम पे। अब इस पैसे को रखने से फ़ायदा ये है कि बैंक में रखेंगे या अपने पास रखेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसे इन्वेस्ट कर दीजिए, प्रतिभूतियों में निवेश कर दीजिए, शेयर में लगा दीजिए या किसी तरीके की प्रतिभूति में आप निवेश करके उस पे कमा भी सकते हैं, ठीक है? तो ये कहता है, तो मैच कोष समझ गए। तो कोष क्या है? कोष जैसे किसी संपत्ति के लिए आपके पास विशेष पैसा है, दायित्व के लिए पैसा है, आय के लिए पैसा है, व्यय के लिए पैसा है, ठीक है? विशेष उद्देश्य के लिए जो पैसे आप रखे हुए हैं, अलग-अलग पुस्तकों का सेट बना के रखे हैं, इसमें मैच कोष से संबंधित रकम मैच कोष में जाएगी, ठीक है? पुरस्कार कोष से संबंधित पुरस्कार कोष में जाएगी इत्यादि। ठीक है, आमतौर पे इस कोष की राशि को प्रतिभूति में निवेश कर दिया जाता है। इस निवेश से जो आय प्राप्त होता है उसे संबंधित निवेश कोष में जमा कर दिया जाता है। तो समझ गए होंगे कोष क्या है? कोष का मतलब हो गया अलग-अलग हिसाब रखना, अलग-अलग कार्य के लिए अलग-अलग पुस्तकों का सेट रखना, मतलब अकाउंटिंग करना विशेष तौर पे, ठीक है? उसमें पैसे आपके पास यूज़ में नहीं है तो आप उसे इन्वेस्ट करके कमा भी सकते हैं, ठीक है? पूंजी निधि क्या है? इसकी गणना कैसे करते हैं? 11th में सबसे पहली जो शुरुआत होती है वो आपको समझाया जाता है कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट होता है। कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट। आपका जो एसेट बनता है वो कैपिटल और लायबिलिटी के योगफल से बनता है,
ठीक है। कैपिटल और लायबिलिटी के योगफल से बनता है। तो कैपिटल अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, एसेट में से लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो आपका कैपिटल आ जाएगा। तो जब कोई गैर व्यापारिक संगठन में सभी संपत्तियों में से सभी कर्जों को घटा दिया जाता है तो फिर जो बचता है उसे पूंजी निधि कहते हैं। उसी पूंजी को गैर व्यापारिक संगठन में पूंजी निधि कहा जाता है। पूंजी निधि कैसे निकालेंगे, तो सभी संपत्ति में से सभी कर्जों को घटा देंगे, ठीक है। सभी संपत्ति में से सभी कर्जों को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, पूंजी निधि निकल जाएगा, ठीक है। संपत्ति में यह पूरा 100 होगा, ठीक है। संगठन में सभी संपत्ति, गैर व्यापारिक संगठन में सभी संपत्ति में से जब सभी कर्जों को घटा देंगे तो पूंजी निधि, सिंपल से याद कर लीजिए कि हमारे पास इतना संपत्ति है, इतना कर्जा है, संपत्ति में से कर्जा माइनस कर देंगे तो पूंजी निधि निकल जाएगा। तो पूंजी निधि इक्वल टू क्या हो गया, संपत्ति माइनस दायित्व। आइए प्राप्ति एवं भुगतान खाता से आप क्या समझते हैं, प्राप्ति का मतलब प्राप्त करना, भुगतान का मतलब भुगतान करना, ठीक है। इसमें सब चीज़ प्राप्त कर लीजिए, जो भी पैसे आ रहे हैं, जो भी भुगतान हो रहा है सब दिखा दीजिए, तो सिर्फ प्राप्ति हो और भुगतान होगा, ठीक है। जो प्राप्त कर रहे हैं वो दिखाना है, जो भुगतान कर रहे हैं वो दिखाना है। से आप क्या समझते हैं, जिस खाते में गैर व्यापारिक संगठन अपने सभी प्राप्ति एवं भुगतान खाते को दिखाता है। आंसर आप लिखेंगे कि जिस खाते में गैर व्यापारिक संगठन अभी सभी प्राप्ति को और भुगतान को दिखाता है उसे प्राप्ति एवं भुगतान खाता कहते हैं, ठीक है। याद रखना है इस बात को, उस खाते को प्राप्ति एवं भुगतान खाता है। यह एक प्रकार का वास्तविक खाता है, चूँकि आप प्राप्त कर रहे हैं, कैश प्राप्त करेंगे, कैश भुगतान करेंगे, तो कैश क्या है आपका, एक रियल अकाउंट है, ठीक है। कैश क्या रियल अकाउंट है, अर्थात यह एक वास्तविक खाता है, याद रखना है इस बात को। तो गैर व्यापारिक संगठन जो अपने यहाँ प्राप्ति एवं भुगतान के लिए जो खाता बनाती है उसे क्या कहते हैं भाई, उसे हम लोग कहते हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाता कहते हैं, ठीक है। याद रहेगा, यह एक वास्तविक खाता है जिसमें सभी पूंजीगत, सर ये पूंजीगत और आयगत क्या होता है, तो जो भी पैसे आपको एज ए पूंजी मिल रहा है, जो भी पैसे आपको एज ए आय मिल रहा है उसी प्राप्ति एवं भुगतान को आप दिखाते हैं, ठीक है। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता में सिर्फ प्राप्ति और भुगतान को दिखाया जाता है, चाहे वो जैसा भी हो, ठीक है। और ये एक रियल अकाउंट है। आइए आय व्यय खाते से आप क्या समझते हैं, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, जिस खाते में गैर व्यापारिक संगठन अपने सभी आय और व्यय को दिखाते। देखो यहाँ आंसर, क्वेश्चन में ही आंसर लिखा हुआ है, आप इसे इस क्वेश्चन के में ही अपना आंसर आप तलाश सकते हैं, ठीक है। देखकर ही आपको याद हो जाएगा आय व्यय खाता। तो जिस खाते में आय और व्यय को दिखाते हैं, ठीक है, व्यापारिक संगठन अपने आय और व्यय को दिखाती है, उस खाते को आय व्यय खाता कहते हैं। यह एक प्रकार का नाम मात्र खाता है। नाम मात्र खाता कहने का मतलब ये है कि आप इसमें सिर्फ एक्सपेंसेस को दिखाते हैं और सभी एक्सपेंसेस नाममात्र कहलाते हैं, जिसमें केवल आयगत मदों को दिखाया जाता है। तो याद रखना है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता में सभी को दिखाया जाता है, चाहे वो आयगत हो चाहे वो पूंजीगत हो, लेकिन इसमें पूंजीगत नहीं दिखाया जाता है, ठीक है। जो इसमें इनकम होता है बस उसी को दिखाया जाता है, तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो आय व्यय खाते से आप क्या समझते हैं, याद हो गया, जिस खाते में गैर व्यापारिक संगठन अपने सभी आय एवं व्यय को दिखाते हैं इसमें आय व्यय खाता कहते हैं। चलिए रोकड़ बही एवं प्राप्ति एवं भुगतान खाता में अंतर क्या है। हमने आपको कहा कि रोकड़ बही आपने 11th में पढ़ा होगा, जो व्यापारिक संगठन बनाती है, ठीक है। रोकड़ बही में भी रोकड़ का ही लिखा होता है और प्राप्ति एवं भुगतान खाता में भी वही लिखा होता है, रोकड़ का ही, आने का और जाने का, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इन दोनों में फ़र्क है, याद रखेंगे। इसमें व्यापारिक संगठन द्वारा बनाया जाता है, जो रोकड़ बही है ना वो व्यापारिक संगठन बनाती है, ठीक है। जैसे साझेदारी संगठन हो गया, एकाकी व्यापार हो गया, मोहन का बिजनेस हो गया, सोहन का बिजनेस हो गया, वो सब रोकड़ बही बनाता है। लेकिन जो हमारा गैर व्यापारिक संगठन है वो इसकी जगह पर प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाता है, ठीक है। इसमें तिथिवार लेखा किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे डेट का हिसाब, पैसों का हिसाब, कस्टमर का हिसाब ध्यान से रखना पड़ता है तिथि के अनुसार, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं है, तिथि की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली 2 कॉलम खींचिए प्राप्ति एवं भुगतान खाते का, उसमें दिखा दीजिए, ठीक है। इस खाते में जर्नल पेज की संख्या लिखे जाते हैं। जब आप रोकड़ बही खोलेंगे तो उस समय, चूँकि इससे पहले जर्नल होता है, लेकिन गैर व्यापारिक संगठन में जर्नल नहीं होता है, ठीक है। आप सीधे जो पैसा आपको प्राप्त हो रहा है बोलिए कि जो भुगतान हो रहा है बोलिए कि बात खत्म हो गया, ठीक है। डेट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस खाते में जर्नल पेस्ट भी लिखना पड़ता है रोकड़ बही में। आपने रोकड़ बही बनाया होगा ना, क्लास 11th में आपने बनाया होगा, कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक, पेटी कैश बुक इत्यादि। तो डेट की ज़रूरत होती है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, वसीयत से आप क्या समझते हैं। जब गैर व्यापारिक संगठनों को किसी मृत व्यक्ति के कानूनी दस्तावेज के अनुसार उसकी धन प्राप्त होती है, उसे वसीयत कहते हैं। कोई व्यक्ति मर रहा है और मरते-मरते उसने अपनी सारी संपत्ति, सारी जायदाद, सारे डिपॉजिट्स आपके संस्था के नाम करके वो चला गया, ठीक है। आपको संस्था को प्राप्त हो गया, तो वो सारी
जो पैसे हैं वो सब मिलाकर आपको वसीयत कहलाएगा, नहीं कहते? वसीयतनामा बनवा लो। वसीयतनामा का मतलब ये है कि आप अपनी संपत्ति किसको देना चाहते हो। तो अगर गैर व्यापारिक संगठन को ये सारी संपत्ति मिल जाती है, ठीक है, मृत व्यक्ति की इच्छा के अनुसार, तो उसे हम लोग वसीयत कहते हैं। दूसरे शब्दों में वसीयत एक प्रकार का उपहार या दान है, सिंपल है। आपको बिना मेहनत के आपको ये पैसे कोई अपने मरते-मरते आपको आपके नाम करके चला गया। व्यक्ति की इच्छा के अनुसार प्राप्त होता है, वो चाहेगा तभी आपको दे पाएगा, देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा। यह एक प्रकार का पूंजीगत प्राप्ति है। ये पूंजीगत प्राप्ति है कहने का मतलब यही है कि बहुत मोटी रकम के रूप में आपको मिलेगी, बिल्डिंग मिलेगा, फर्नीचर मिलेगा, पैसे मिलेंगे, ये सब पूंजी है, ठीक है। ये पूंजी का पार्ट है, इससे आपका पूंजी बनता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो जब गैर व्यापारिक संगठनों को किसी मृत व्यक्ति के कानूनी दस्तावेज के अनुसार उसकी धन प्राप्त होती है तो उसे वसीयत या रिक्त कहते हैं। दूसरे शब्दों में वसीयत एक प्रकार का उपहार या दान है जो मृत व्यक्ति की इच्छा के अनुसार आपको प्राप्त होता है। यह एक प्रकार का पूंजीगत प्राप्ति है। तो याद होगी, वसीयत दान है, आप कोई मर गया है, उसकी सारी संपत्ति, सारी जायदाद उसकी इच्छा के अनुसार वो चाहता था कि आपको मिल जाए तो आपको मिल गया, तो ये आपके लिए वसीयत है। बस सिंपल सा अपने दिमाग में सेटअप कर लीजिए, ठीक है। गैर व्यापारिक संगठन में आय के स्रोत क्या है, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो गैर व्यापारिक संगठनों के आय का स्रोत निम्नलिखित है। सबसे पहला है चंदा है। यह गैर व्यापारिक संस्था के लिए आयगत प्राप्ति है। चंदा जब आप करते हैं तो आपकी संस्था में ये इनकम के तरह काम आता है। आप इस पैसे को खर्च कर सकते हैं, जिससे आय व्यय खाते के डेबिट नाम जमा में लिखा जाता है। जब जिसे आय व्यय खाते के जमा में लिखा जाता है, या नाम गलत लिखा गया, जमा में लिखा जाता है, ठीक है, जमा पक्ष में। दान से आप क्या समझते हैं? दान उस प्राप्त राशि से है जो किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी से उपहार में प्राप्त होता है। आपको मिल गया विशेष तौर पे या सामान्य तौर पे। इसमें सामान्य दान को आय व्यय खाते के जमा पक्ष में और विशिष्ट दान को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि विशिष्ट दान अगर जब आपको मिलेगा तो आपको उसका लेखा जोखा आपको दिखाना भी पड़ेगा। आपको उसमें जो किसी खास काम के लिए मिल गया, एज ए संपत्ति आपको मिल गया, संपत्ति खरीद लीजिए, तो संपत्ति से आपको क्या मिलता है? पूंजी बनता है। तो खर्च तो नहीं करना है इस पैसे को, तो इसीलिए उसको हम लोग पूंजी मानकर चलते हैं और दायित्व पक्ष में दिखा देते हैं, ठीक है भाई, समझ रहे हैं। इसमें सामान्य दान को आय व्यय खाते के जमा पक्ष में और विशिष्ट दान को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाते हैं। ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है भाई, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। आइए अब पढ़ते हैं साझेदारी से आप क्या समझते हैं। 9वां क्वेश्चन है ये, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपसी सहमति से लाभ कमाने के लिए उसे बांटने के लिए किसी व्यवसाय को चलाते हैं, उसे साझेदारी कहते हैं। साझेदारी फॉर्म में कम से कम 2 व्यक्ति और अधिकतम 50 व्यक्ति हो सकते हैं। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव बनेगा, साझेदारी फॉर्म में कम से कम कितने व्यक्ति होते हैं, तो 2, और आपसे पूछेगा कि अधिकतम कितने होते हैं, तो 50 होते हैं। बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। बहुत आसान सा डेफिनेशन है, इसमें कुछ है नहीं जो आपको विशेष तौर पर पढ़ाया जाए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियमों को लिखें। तो साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम निम्नलिखित है। लाभ विभाजन बराबर किया जाएगा, इक्वली 1:1 में किया जाएगा। आपने अपने प्रैक्टिकल में बहुत बार इसे पढ़ा है। अग्रिम और ऋण पर ब्याज 6% की दर से दिया जाएगा। पूंजी पर ब्याज नहीं देना है। आहरण पर ब्याज चार्ज नहीं करना है। वेतन, कमीशन इत्यादि भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है भाई। तो आप पूंजी पर लाभ हानि का विभाजन बराबर करेंगे। अग्रिम और ऋण पर ब्याज 6% की दर से करेंगे। पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे और आहरण पर ब्याज चार्ज नहीं करेंगे। वेतन, कमीशन भी आप नहीं देंगे। अब अस्थायी पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी में अंतर आपसे पूछा है और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अस्थायी पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी से आप क्या समझते हैं? अस्थायी पूंजी से पूंजी के स्थिर रहने से है। इस विधि में पूंजी में किसी प्रकार की लेन देन नहीं दिखाते हैं और इसका शेष हमेशा न जोड़ते हैं न घटाते हैं, ठीक है। अस्थायी पूंजी का मतलब अपने 50 लाख रुपया लगा दिया बिजनेस में और आपने कहा कि ये मेरा पूंजी जो है वो स्थिर रहेगा, बाकी ट्रांजेक्शन के लिए मैं अलग से पूंजी दूंगा, ठीक है। तो इसका शेष हमेशा जमा रहता है, मतलब आपने पैसे जमा कर दिए और जमा रहेगा, जब उसमें जोड़ नहीं रहे, घटा नहीं रहे, तो उसका शेष हमेशा जमा रहेगा। एक है परिवर्तनशील पूंजी। परिवर्तनशील पूंजी से उस पूंजी से है जिसमें आपको बता दिया गया कि हम अलग से पैसा नहीं देंगे, आप इसी में सारे ट्रांजेक्शन कर लेना, सारी संबंधित लेन देन भी इसी में कर लेना, जोड़ घटाव जो भी करना है कर लेना। इस खाते का शेष डेबिट या क्रेडिट हो सकता है, जबकि सारा काम इसमें करेंगे तो कभी घट सकता है, कभी बढ़ सकता है, तो इसलिए इसका डेबिट और क्रेडिट शेष हो सकता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है।
तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अस्थायी पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी में अंतर क्या है। इसका अंतर पूछेंगे, हम बताएंगे आपको लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। आइए, लाभों के प्रभार, लाभों के बंटवारे में अंतर क्या है, बस दिमाग में सेट कर लीजिए कि जितना भी आपने 11th में पढ़ा है, ठीक है, पीएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो लाभों का प्रभार है, आपको करना पड़ेगा हर हाल में। लॉस हो प्रॉफिट हो, उससे कोई मतलब नहीं। जैसे सैलरी देना है अपने स्टाफ को तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब पार्टनरों के बीच की बात आती है, प्रॉफिट बांटने की बात आती है, तो जब प्रॉफिट नहीं होगा तो पार्टनरों को प्रॉफिट नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो उसका काम हम लोग करते हैं लाभ हानि नियोजन खाते में, मतलब पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के जितने भी आइटम है वो नेसेसरी नहीं है, वो करना ही पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं। आपके पास लाभ होगा तभी तो बांटेंगे भाई, ठीक है। लाभों का प्रभार तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो लाभों का प्रभार क्या है, चलिए पढ़ते हैं। यह शुद्ध लाभ या हानि को दर्शाता है। जब आप पीएल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें शुद्ध नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को दिखाते हैं, जिसे अगर आप सिंगल कैपिटल वाला बिजनेस है तो उसे कैपिटल में ले जाकर ऐड कर देते हैं। अगर पार्टनरशिप में है तो उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कर देते हैं, ठीक है, पार्टनरों के बीच में। तो लाभों का बंटवारा क्या दर्शाता है, या लाभों के बंटवारे को दर्शाता है, सिंपल सी बात ये है। तो लाभों का प्रभार आप याद रखेंगे। लाभों के प्रभार का मतलब ये है कि शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को पता करना। और लाभों का बंटवारा का अर्थ ये है कि आप इसको बांटिए जो आपको प्रॉफिट आया। या हानि होने पर भी दर्शाना पड़ता है, आपको हानि होने पर भी आपको दिखाना पड़ेगा जितना भी लाभों का प्रभार है। और हानि होने की स्थिति में आपको लाभों का बंटवारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हानि है भाई, आप पार्टनर को दे भी कैसे सकते हैं, सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है भाई। या लाभों के बंटवारे के पूर्व तैयार किया जाता है। लाभ तभी बांटेंगे जब आपका लाभ निकल जाएगा, ठीक है, लाभ का पता चल जाएगा, समझ रहे हैं। तो लाभों का प्रभार जो है वो आप पहले करेंगे और लाभों का बंटवारा आप बाद में करेंगे, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साझेदारों की गारंटी से आप क्या समझते हैं। देखो भाई, आपको अगर लगे कि ये वीडियो काफ़ी लंबा है तो आप इसे पार्ट पार्ट में देखिए, है ना। 20 क्वेश्चन करके एक बार देख लीजिए, फिर 20 क्वेश्चन करके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, साझेदारों के गारंटी से आप क्या समझते हैं। जब किसी साझेदार को गारंटी दी जाती है तो इसका अर्थ यह है कि उसको तय किए गए लाभ में से कम किसी वर्ष नहीं दिया जाएगा। आपको फिक्स कर दिया गया कि 50,000 आपको मिलेगा तो मिलेगा, ठीक है। आपको इससे कम नहीं दिया जाएगा, और जिस समय कम होगा तो आपको इसमें से जो पार्टनर हैं जिन्होंने गारंटी दिया है, जैसे दिया है, उसके अकाउंट से इस पैसे को काट कर आपके अकाउंट में पूरा किया जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो गारंटी का मतलब समझ गए। 60,000 को गारंटी दी जाएगी कि भाई आपको इतना पैसा से कम नहीं देंगे। आपने प्रैक्टिकली बनाया होगा, गारंटी वाला पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस समय क्या करते हैं कि जो अगर प्रॉफिट कम आ रहा है पार्टनर का, तो हम पुराने पार्टनर में से जो पहले से है जिन्होंने गारंटी दिया है उसके अकाउंट में से काट के इसके अकाउंट में ऐड कर देते हैं। साझेदारी के पुनर्गठन से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे कि साझेदारी के पुनर्गठन से आप क्या समझते हैं। जिन परिस्थितियों में साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन होता है आपको बताना है। जब किसी कारण से साझेदारी के वर्तमान समझौते में किसी प्रकार का बदलाव आता है तो उसे साझेदारी फॉर्म के पुनर्गठन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जब किसी कारण से साझेदारों के वर्तमान समझौते में परिवर्तन आता है, ठीक है। जैसे मान लो कि हम प्रॉफिट बांट रहे हैं 2:1 के रूप में, अब प्रॉफिट बांटेंगे 1:1 के रूप 1:2 के रूप में, ठीक है। तो ये बदलाव आ गया, ठीक है ना। जैसे मान लो कि 2 व्यक्ति है, ए बी बिजनेस कर रहा है, अब सी आ गया, ये बदलाव आ गया, या सी मर गया, ये बदलाव आ गया। तो इस समय में क्या होगा कि साझेदारी फॉर्म का की स्थिति, जो तरीके हैं वो पहले जो चल रहे थे, जो तरीका चल रहा था पहले, उसे ख़त्म कर दिया जाएगा और एक नए तरीके से, एक नए सिलसिले से बिजनेस को शुरू किया जाएगा। तो जब किसी कारण से साझेदारी के वर्तमान समझौते में किसी प्रकार का बदलाव आता है तो उसे साझेदारी फॉर्म के पुनर्गठन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित स्थिति में साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन होता है, ठीक है। ये वही आ जाओ, ठीक है। निम्नलिखित स्थिति में साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन होता है। पहला, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर, तो इसको याद रखेंगे। यदि लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो रहा है तो साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन हो सकता है, होगा। किसी नए साझेदार के प्रवेश के समय होगा और किसी साझेदार के अवकाश या मृत्यु के समय होगा। आप चाहें तो इसको 2 लाइन बना दीजिएगा, अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछ दे कहीं तो किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, और ये चौथा बना दीजिएगा किसी साझेदार की मृत्यु होने के कारण, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन है,
क्वेश्चन कहता है त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात से आप क्या समझते हैं? बहुत सिंपल है। त्याग अनुपात का मतलब होता है त्याग करना, लाभ प्राप्ति का मतलब होता है लाभ प्राप्त करना, देना और लेना। जब आप अपना शेयर किसी को देते हैं तो त्याग करना कहलाता है। ये जनरली जब प्रवेश करता है कोई पार्टनर, उस समय में हम नए पार्टनर को देते हैं। तो त्याग अनुपात से आशय अपने हिस्से को किसी अन्य साझेदार को बेचने या देने से है। इस प्रकार जब एक साझेदार अपना हिस्सा किसी अन्य साझेदार को देता है, इस तरह जब अपना हिस्सा किसी अन्य साझेदार को देता है तो उसे त्याग करना कहते हैं। ऐसा करने से उसके हिस्से में कमी आ जाती है और त्याग अनुपात बराबर क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक चीज़ और याद रखेंगे कि ये जनरली प्रवेश के समय निकाला जाता है, ठीक है। और आते हैं लाभ प्राप्ति अनुपात में। अब आते हैं लाभ प्राप्ति अनुपात। देखिए क्या लिखा है, लाभ प्राप्ति अनुपात से हासिल लाभ के हिस्से को प्राप्त करने से, ठीक है। इस प्रकार जब किसी साझेदार अन्य साझेदार से लाभ का हिस्सा खरीदता है या प्राप्त करता है उसे लाभ प्राप्ति अनुपात कहते हैं। लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर क्या होता है? जब आप नए अनुपात में से पुराना अनुपात को माइनस कर देंगे तो आपका लाभ प्राप्ति अनुपात निकलेगा, ठीक है। आइए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन भी आसान है। ख्याति से आप क्या समझते हैं? बहुत सिंपल है। ख्याति का मतलब होता है कि आप प्रसिद्ध हैं, आपका बिजनेस प्रसिद्ध है, आपका बिजनेस का विश्वास लोगों पर है, आप जो सामान बनाते हैं तुरंत बिक जाता है, सेल हो जाता है। किसी व्यवसाय का नाम और प्रसिद्धि जिसके कारण वो सामान्य लाभ से ज़्यादा कमा पाता है उसे ख्याति कहते हैं। यह एक प्रकार का अस्थायी, अदृश्य और अमूर्त संपत्ति है। कोई चाहकर भी इसे हिला डुला नहीं सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, तो ये एक प्रकार का अस्थायी, अदृश्य और अमूर्त संपत्ति है, ठीक है भाई। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? पहले यह एक अमूर्त अदृश्य अस्थायी संपत्ति है। दूसरी बात यह है कि यह एक व्यवसाय को सामान्य लाभ से अधिक लाभ कमाने में मदद करता है। अगर आपकी ख्याति अच्छी है तो जितना सब कमा रहा है उससे ज़्यादा आप कमाओगे, ठीक है। तो विशेषता हमने लिखा है, बहुत सारी विशेषताएं होंगी। ख्याति को प्रभावित करने वाली घटक क्या है? आपका नाम प्रसिद्धि किन चीज़ों पर, किन घटकों पर डिपेंड करेगा? सबसे पहला ये है कि आपका मैनेजमेंट सही होना चाहिए। आप चीप एंड बेस्ट सामान बनाइए, अच्छे से बेहतर सामान बनाइए। जिस व्यवसाय का प्रबंध बेहतर होता है उसकी ख्याति भी अच्छी होती है। दुकान कैसी जगह पे होनी चाहिए? आप सामान भी अच्छा बनाते हैं, बेचते भी अच्छा है, ईमानदार भी अच्छा है, लेकिन आप जो है आपका बिजनेस गलत जगह पे है। जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे नहीं है, जहाँ पे नहीं होना चाहिए वहाँ पे है, तो आपकी बिजनेस नहीं चलेगी। तो स्थान भी मायने रखता है। व्यवसाय की ख्याति को उसका स्थान भी प्रभावित करता है। अर्थात व्यवसाय के लिए ऐसा स्थान चुनिए जहाँ व्यवसाय से संबंधित सारी सुविधाएं आपको मिलती रहे और आप आम जनता तक सुविधाएं पहुँचाते रहें, ठीक है। समझ रहे? बहुत आसान है, इसको याद कर लीजिएगा। स्थान हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ख्याति के मूल्यांकन की दशाएं क्या क्या है? तो ख्याति के मूल्यांकन की दशाएं वही दशाएं हैं जहां पर भाई पुनर्गठन होता है। तो जब बिजनेस का पुनर्गठन होता है वहां पर ख्याति भी निकालना पड़ता है, ठीक है। चूँकि लाभ में हिस्से में जो कमी आती है उसकी पूर्ति ख्याति के माध्यम से करनी पड़ती है। तो ख्याति कब कब निकाला जाता है? वही आंसर लिखिए, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन पे, किसी नए साझेदार के प्रवेश पे। हमने भी कॉपी पेस्ट ही कर दिया होगा, ठीक है। किसी नए साझेदार के प्रवेश से, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, किसी साझेदार की मृत्यु होने पर। तो इन तमाम परिस्थितियों में आपको ख्याति निकालना पड़ेगा। आपसे पूछेगा ख्याति कब कब निकालिएगा, तो जब साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन होगा तब तक आपको ख्याति निकालना पड़ेगा, ठीक है। और पुनर्गठन कब कब होता है? लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर, साझेदार के प्रवेश पे, साझेदार के अवकाश पे और किसी साझेदार की मृत्यु पे। याद रहेगा। ख्याति के संबंध में लेखांकन मानक 26 क्या है? भाई लेखांकन मानक 26 क्या है? ख्याति कहता है, जैसे मान लिया जाए कि अगर आप नए साझेदार हैं और ख्याति के लिए कैश लेकर आते हैं तो ख्याति को रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन पुराने साझेदार ख्याति खुद ब खुद जनरेट हुई है तो उसका तो कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। पैसे कहाँ से आए? पैसे का संबंध नहीं है वहाँ पे। तो याद रखेंगे कि लेखांकन मानक 26 के अनुसार ख्याति का लेखा तब नहीं किया जाएगा जब तक ख्याति के लिए नगद या कोई संपत्ति नहीं दिया जाता है। ख्याति है लेकिन उसके लिए कोई संपत्ति देगा तब तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, नहीं देगा तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यदि प्रवेश, अवकाश या मृत्यु के समय ख्याति के लिए नगद नहीं चुकाया गया हो तो ख्याति खाता नहीं खोला जाएगा। इसका मतलब ये, ठीक है। ख्याति के लिए अगर नहीं पैसा चुकाया जाता है तो ख्याति खाता हम नहीं खोलेंगे, ठीक है। कैश होना चाहिए, इसके लिए अलग से पैसे होने चाहिए। अलग से पैसा अगर इसके लिए नहीं दिया जा रहा है तो हम इसका लेखा नहीं करेंगे। यही बताता है लेखांकन मानक 26, ठीक है। 16, 19 हो गया। 20 नंबर, अधिलाभ से आप क्या समझते हैं? भाई सिंपल है, कोई 10,000 कमाता है, हम उससे 12,000 कमाते हैं तो हम 2,000 ज़्यादा कमाते हैं, इसी को अधिलाभ कहते हैं।
जब फर्म का औसत लाभ मतलब जो वर्तमान में आप कमा रहे हैं और सामान्य लाभ जो जनरली लोग कमाता है उससे अधिक कमा रहे हैं तो वो अधिलाभ कहलाता है। अर्थात औसत लाभ से सामान्य लाभ को घटाने पर जो बचता है उसे अधिलाभ कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना। जब फर्म का औसत लाभ अपने सामान्य लाभ से अधिक होता है, जब फर्म का औसत लाभ अपने सामान्य लाभ से अधिक होता है तो उसे हम अधिलाभ कहते हैं। देखिए, इस तरीके का कलेक्शन आपको नहीं मिलेगा। आप अपने बुक में देखिए या गेस पेपर आपके पास है वो देखिए, कितनी मुश्किल लैंग्वेज में वो टाइप करता है क्वेश्चन के आंसर को और कितना मुश्किल रहता है उसको याद करना। ठीक है भाई, ये देखिए कितना आसान है आपके लिए। तो कृपया आप इसे परचेज भी कर लें और इस वीडियो को अच्छे से पढ़ें, इस वीडियो को अच्छे से देखें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। ठीक है, अधिलाभ इक्वल टू क्या होता है? अधिलाभ बराबर होता है औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। तो याद रहेगा कि सामान्य लाभ से औसत लाभ जो हम कमाते हैं सामान्य लाभ से जितना ज़्यादा कमा रहे हैं उसको अधिलाभ कहते हैं। जैसे जनरली सब लोग 10,000 कमाता है और मैं औसतन 12,000 कमा लेता हूँ तो मैं 2,000 अधिलाभ कमाता हूँ। पुनर्मूल्यांकन खाता से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। पुनर्मूल्यांकन खाता से आप क्या, जब फॉर्म का पुनर्गठन होता है तो उस वक्त फॉर्म के सभी संपत्ति और दायित्वों को फिर से मूल्य लगाया जाता है। अब जो कोई नया साझेदार आ रहा है, कोई साझेदार मर गया, किसी साझेदार का अवकाश हो गया, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन कर रहे हैं, तो भाई उस समय में हमारी जो पुरानी संपत्ति की वैल्यू थी अब जो है उससे जो लाभ या हानि आई है उसका हम लेखा जोखा करते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे पुनर्गठन का मतलब ही होता है पुनः गठित करिए, बिजनेस को पुनः गठित करिए। तो जब बिजनेस को पुनः गठित करेंगे तो हम बिजनेस से संबंधित जो प्रॉफिट है उसको भी पुनः गठित करेंगे। ठीक है, तो जब फर्म का पुनर्गठन होता है तो उस वक्त फर्म के सभी संपत्ति और दायित्वों का फिर से मूल्य लगाया जाता है जिससे किसी में कमी या किसी में वृद्धि होती है। इससे लाभ या हानि होता है और इसी लाभ या हानि को दिखाने के लिए फर्म के एक नाममात्र खाता खोला जाता है जिसे पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे जब फर्म का पुनर्गठन होता है तो उस वक्त फर्म के सभी संपत्ति और दायित्वों को का फिर से मूल्य लगाया जाता है। मतलब पहले क्या था अब क्या है वो देखा जाता है। ठीक है, और फिर ये पता लगाया जाता है बढ़ रहा है कि घट रहा है। जैसे किसी संपत्ति का वैल्यू पहले 10,000 था, अब अगर 12,000 हो गया तो 2,000 का प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट को आप लिख दीजिए पुनर्मूल्यांकन खाता में, रिवैल्यूएशन अकाउंट इसका नाम है। यह एक नाममात्र खाता है। ठीक है, याद रखेंगे तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। जब फॉर्म का आप एग्जाम तक सिर्फ पढ़ते रहिए ना, इसको याद हो जाएगा। 50 क्वेश्चन तो पढ़ने हैं, दिन भर में एक बार में पढ़ सकते हैं। देखिए मुझे कितना समय लगता है। ठीक है, देखिए 27 मिनट 28 मिनट लमसम आधा घंटा हो गया। आधे घंटे में मैं आधा पढ़ चुका हूँ। ठीक है, तो आप भी पढ़ सकते हैं। मुझे समझाना पड़ रहा है, आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। 1 घंटा इनफ है। शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप दिन भर में एक बार इधर से उधर पढ़ लिए तो आप लिख कर आओ, फिर बताओ मुझे कि सर एग्ज़ाम कितना बेहतर गया। ठीक है, और बेहतर नहीं जाए तो फिर मुझे बताना। चलिए, तो पुनर्मूल्यांकन खाता याद हो गया। जब फॉर्म का पुनर्गठन होता है तो उस वक्त फॉर्म के सभी संपत्ति और दायित्वों का फिर से मूल्य लगाया जाता है और जिससे किसी में कमी या किसी में वृद्धि होती है। ठीक है, इससे लाभ या हानि होता है। इस लाभ या हानि को दिखाने के लिए फॉर्म नाममात्र खाता खोलती है जिसे पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। अगला 22वां क्वेश्चन, साझेदार को अवकाश ग्रहण करते समय ख्याति के लेखांकन व्यवहार के संबंध में दर्शाना है। ठीक है, अवकाश और मृत्यु दोनों के समय में यही होता है। इस समय हम लोग क्या करते हैं, चूँकि सब पार्टनर पहले से ही मौजूद है तो किसी पार्टनर को ख्याति के लिए पैसे लाने की ज़रूरत नहीं है। ख्याति का वैल्यू लगाया जाएगा और पार्टनर के अकाउंट से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बस इतना याद रखना है। ठीक है, साझेदार के अवकाश ग्रहण करते समय ख्याति का लेखांकन साझेदार के पूंजी खाते के माध्यम से किया जाता है। किससे होता है? पूंजी खाते के माध्यम से होता है। उसके लिए पैसे कैश अलग से लाने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, इसके अंतर्गत साझेदार को जो साझेदार अवकाश ले रहा है उसके हिस्से की ख्याति के साथ उसको क्रेडिट कर देंगे। बाकी जो साझेदार बचा हुआ है उसको देगा। जैसे ए बी सी 3 पार्टनर है, सी रिटायर कर रहा है तो सी का खाता क्रेडिट हो जाएगा और बाकी लोगों के अकाउंट से डेबिट करके सी को दे देंगे। क्योंकि सी अपना हिस्सा अब छोड़ के जा रहा है बिजनेस में, तो उसके हिस्से की जो कमी है उसको पूरा करना है गुडविल के माध्यम से। तो इसकी ख्याति के साथ क्रेडिट करें और बचे हुए साझेदार जिसने उसके हिस्से को प्राप्त किया है उसके खाते के राशि के साथ लाभ प्राप्ति अनुपात में बांटकर डेबिट करेंगे। मतलब 3 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर फिर से मैं समझाता हूँ। 3 पार्टनर है ए बी सी जा रहा है तो मतलब सी अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है। इसके हिस्से को ये दोनों जैसे लेंगे वैसे ही गुडविल इन दोनों के अकाउंट से डेबिट होकर इनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, बस इतना याद रखना है।
मृत साझेदार की स्थिति में भी इसी प्रकार से ख्याति का लेखांकन होता है। अगला क्वेश्चन 23, एक अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार या मृत्यु के समय मृत साझेदार को देय राशि का गणना कैसे करेंगे। कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है, अपना हिसाब करवाएगा। अपना हिसाब जब वो करवाएगा तो क्या क्या आपसे मांगेगा, कहेगा भाई मुझे पूंजी का शेष दो, पूंजी पर ब्याज दो, अगर है तो लाभ में हिस्सा दो, संचय में हिस्सा दो, ख्याति में हिस्सा दो, बीमा पॉलिसी है तो उसमें हिस्सा दो, और कुछ राशि हम घटा लेंगे। क्या क्या घटा लेंगे, अगर उसने आहरण कर रखा है, मतलब पहले से ड्राइंग कर रखा है, निकाल रखा है, तो वह घटाएंगे। आहरण पर ब्याज अगर बनता है तो वो घटा लेंगे। ख्याति का अपलेखन अगर करना है, पहले से गुडविल है उसको खत्म करना है तो वो घटा देंगे। और किसी भी हानि, अगर कोई भी हानि है तो वो घटा देंगे। समझ में आ गया। क्या क्या दे देंगे उसको दे देंगे पूंजी दे देंगे, पूंजी पर ब्याज दे देंगे, लाभ में हिस्सा दे देंगे, संचय में हिस्सा दे देंगे, गुडविल दे देंगे, फिर से पूंजी दे देंगे, पूंजी पर ब्याज दे देंगे, लाभ में हिस्सा दे देंगे, संचय में हिस्सा दे देंगे, ख्याति में हिस्सा देंगे, और बीमा पॉलिसी में हिस्सा देंगे। और कुछ राशि हम लोग उसके अकाउंट से घटा भी लेंगे। आहरण घटा लेंगे, अगर ड्राइंग कर रखा है तो आहरण पर ब्याज घटाएंगे, ख्याति का अपलेखन घटाएंगे, और किसी प्रकार की हानि अगर हुआ है तो वो भी घटा लेंगे। साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के समायोजन की प्रविष्टि कैसे करेंगे। जब कोई साझेदार रिटायरमेंट लेता है तो उस समय जो JLP होता है, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी, उस समय कुछ प्रविष्टि होती है, उसका एंट्री याद करना है आपको। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करते समय संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का लेखांकन इस बात पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि चुकाए गए प्रीमियम को आयगत व्यय माना गया है या पूंजीगत व्यय माना गया है। जब चुकाए गए प्रीमियम को आयगत व्यय माना जाए तो निम्नलिखित एंट्री करेंगे। जो JLP अकाउंट है उसको डेबिट कर दीजिएगा सरेंडर वैल्यू से, जितना आपने सरेंडर किया है जो वैल्यू बनता है तो ऑल पार्टनर कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ठीक है, ये हो गया। ओल्ड रेशियो में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, जब चुकाए गए प्रीमियम को पूंजीगत व्यय माना जाता है तो इस दशा में संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के समर्पण मूल्य से लेखांकन पहले ही कर दिया गया होगा और स्थिति विवरण में पहले ही समर्पण मूल्य को दिखा दिया गया होगा। अगर आपने इसको स्थिति संपत्ति माना है, ठीक है, प्रीमियम को आपने पूंजीगत व्यय माना है, तो ऐसी स्थिति में जो JLP है इसका समर्पण मूल्य पहले ही लेखांकन अकाउंट में, मतलब स्थिति विवरण में दिखाया गया होगा। अतः ऐसी स्थिति में साझेदार अवकाश ग्रहण होता है तब इसके लिए अलग से कोई लेखा नहीं किया जाता है। मगर शेष साझेदार को इसके पुस्तक में न दिखाया चाहे तो इसे अपलिखित करने के लिए निम्नलिखित लेखा आप कर सकते हैं। जो रिमेनिंग पार्टनर है उसको डेबिट कर देंगे और JLP को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, जो सरेंडर वैल्यू है उसका लेखा पहले ही हो चुका होता है। जब पूंजीगत वे आप मानते हैं अपने दिए गए प्रीमियम को, क्योंकि आप जब पॉलिसी करवाते हैं तो आपको प्रीमियम देना पड़ता है, तो जो प्रीमियम है आप उसको पूंजीगत व्यय मानते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको लेखा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर पुराना पार्टनर इसको अपलिखित करना चाहता है तो रिमेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू JLP करके हटा देंगे। ठीक है, आइए साझेदारी फॉर्म के विघटन से आप क्या समझते हैं। विघटन का मतलब हटा दो, खत्म कर दो, खत्म कहानी। ठीक है, खत्म जब कहानी होगी तो साझेदारी फॉर्म के विघटन से फॉर्म के व्यवसाय को बंद कर देने से है। जब फॉर्म का विघटन होता है तो उसकी सभी संपत्ति से वसूली करते हैं। उसकी सभी संपत्ति से हम लोग क्या कर लेते हैं भाई, वसूली कर लेते हैं, उसके सभी कर्जों को भुगतान कर देते हैं। इस कार्य के लिए एक नाममात्र खाता खोलते हैं और जिसे वसूली खाता के नाम से जानते हैं। बहुत सिंपल, वसूली खाता के नाम से जानते हैं। हम लोग करते क्या है कि साझेदारी फॉर्म के विघटन से फॉर्म के व्यवसाय को बंद कर देते हैं। बंद करने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी जितनी भी संपत्ति है आप उसको बेच दीजिए, उससे जो पैसे आएंगे उससे कर्जदारों को भुगतान कर दीजिए। ठीक है, यह एक नाममात्र खाता है। किन किन दशाओं में साझेदारी फॉर्म का समापन हो सकता है, मतलब विघटन हो सकता है। तो कोई आकस्मिक घटना हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जिसके बाद बिजनेस चलाना मुश्किल हो, तो आकस्मिक घटना को घटित होने पर न्यायालय आपको आदेश दे दे कि अब भाई आपको बिजनेस बंद कर देना है, तो उस समय सूचना, अगर कोई पार्टनर सूचित कर दे कि भाई बंद कर दीजिए, अब मुझसे नहीं होगा काम, तो बंद कर देंगे समझौते के अनुसार। अगर समझौता पहले से ही है कितना साल तक चलाने के बाद इस बिजनेस को बंद कर देना है, तो समझौते के अनुसार भी आप बंद कर सकते हैं। तो ये आकस्मिक घटना, कोई ऐसा घटना हो जाए जिसके बाद आप बिजनेस नहीं चलाना चाहते हो, न्यायालय भी कई बार आदेश दे देगा कि आपके बिजनेस को आपको बंद कर देना है। सूचना द्वारा भी आप बिजनेस बंद कर सकते हैं, समझौते के अनुसार भी समापन कर सकते हैं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, आपको पढ़ना है। क्वेश्चन भाई 27 नंबर यहाँ रह गया।
वसूली खाता से आप क्या समझते हैं? आपको तो पहले ही बता दिया है कि जब विघटन होता है उस समय में हम लोग संपत्ति से वसूली करते हैं, वसूली करके कर्जदारों को भुगतान करते हैं। तो इस सभी चीज़ों को वसूली खाते में लिखा जाता है, तो वसूली खाता हो गया। तो जब फर्म का विघटन अर्थात समापन होता है उस वक्त फर्म की संपत्तियों से वसूली करनी होती है तथा बाहरी कर्जदारों को एवं वसूली के खर्चों को भुगतान करना होता है। इसी कार्य के लिए फर्म एक नाममात्र खोलती है जिसे वसूली खाता के नाम से जानते हैं। बहुत सिंपल। आगे आइए, कंपनी या संयुक्त पूंजी कंपनी से आप क्या समझते हैं? तो कंपनी का मतलब होता है सहयोग करना। कोई भी बड़ी कंपनी तब तक नहीं बनती है जब तक उसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग नहीं होता है। बहुत सारे लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं, अभी आप बच्चे हैं तो आपको नहीं समझ में आता होगा, लेकिन जब लोग बचत करते हैं ना पैसों की, जब वो कमाते हैं तो वो पैसों को बैंक में से ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं कि वो किसी कंपनी में शेयर में लगा दें। इससे उनके पैसे की वृद्धि होती है, पैसे बढ़ते हैं उनके। तो कंपनी जो कमाती है उनको भी देती है, ठीक है? समझ रहे हैं? तो कंपनी या पूँजी संयुक्त पूँजी वाली कंपनी से आज से क्या समझते हैं? संयुक्त पूँजी वाली कंपनी लाभ के लिए बनाई गई व्यक्तियों की एक ऐच्छिक संस्था। अच्छा, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप उसमें शेयर में पैसे लगाओ, ना लगाओ, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जिसकी पूँजी अंशों में विभाजित होती है। कंपनी एक अदृश्य, अमूर्त और कृत्रिम व्यक्ति है, ठीक है? आप इसे देखते नहीं हैं, नाम का कंपनी रहता है, अमूर्त रहता है, आप इसे मार भी नहीं सकते हैं। और कृत्रिम व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसे आप मार नहीं सकते हैं, ठीक है? जिसे आप ख़त्म नहीं कर सकते, जिसका अस्तित्व केवल कानून की दृष्टि में होता है। एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ कि जब संयुक्त पूँजी वाली कंपनी लाभ के लिए बनाई गई व्यक्तियों की ऐच्छिक संस्था है, अपनी इच्छा पर डिपेंड है, आप पूँजी में पैसे लगाएँ, ना लगाएँ। जिसकी पूँजी अंशों में विभाजित रहती है। कंपनी एक अदृश्य, अमूर्त, कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अस्तित्व केवल कानून की दृष्टि में होता है। आप आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 29 पर विवरण क्या है? आप एक कॉलेज में एडमिशन करवाने गए होंगे तो कॉलेज ने भी अपने कुछ लिखित एक छोटा-सा बुक दिया होगा जिसमें कॉलेज के बारे में सारी सूचनाएँ रही होंगी, ठीक है? उसको प्रोस्पेक्टस कहते हैं। उसी तरीके से कंपनी जब अपना लॉन्च करती है शेयर तो वो प्रोस्पेक्टस भी जारी करती है अपनी कंपनी का कि वो किस तरीके का कंपनी है, कितना कमाती है, क्या स्टेटस है उसका, अपने स्टेटस के बारे में सारी सूचनाएँ पर विवरण में देती है। और विवरण एक आमंत्रण पत्र है जिसके द्वारा निवेशकों या जनता को कंपनी के अंशों या ऋण पत्रों को खरीदने के लिए आमंत्रित किया जाता है। पर विवरण के आधार पर ही अंश खरीदे और बेचे जाते हैं, अंश और ऋण पत्र। आइए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समता अंशधारी और पूर्वाधिकार अंशधारी से आप क्या समझते हैं? बहुत सिंपल है। समता अंशधारी का मतलब आप समान पैसे के लिए बिज़नेस कर रहे हैं, आपको मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक। पूर्वाधिकार अंशधारी का मतलब वो है जिसको पहले अधिकार दिया जाएगा। तो समता अंशधारी और पूर्वाधिकार अंशधारी में क्या फ़र्क है? तो पूर्वाधिकार अंशधारियों को सारा हक पहले दिया जाएगा। ये बाहरी लोग होते हैं, तो बाहरी लोगों को पहले दिया जाता है। ऐसे समझ लीजिए कि ये बाराती है और ये सराती है। समता अंश का मतलब सराती है और पूर्वाधिकार अंश का मतलब बाराती है। पहले बाराती को खिलाएँगे, फिर सराती को खिलाएँगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो समता अंशधारी मतलब सराती। समता अंशधारी वह अंशधारी होते हैं जिनके धारक को लाभ में हिस्सा और पूंजी की वापसी पूर्वाधिकार अंशधारी के देने की बात करते हैं, बचेगा तब। पूर्वाधिकार अंशधार वो अंश है जिसके धारक को लाभ में हिस्सा समता अंशधारी से पहले करते हैं तथा पूंजी की वापसी भी समता अंशधारी से पहले की जाती है। बहुत सिंपल। ऋण पत्र से आप क्या समझते हैं? ऋण पत्र बहुत सिंपल सा आंसर है। ऋण का प्रमाण पत्र, जब कंपनी ऋण लेती है किसी व्यक्ति से या किसी संस्था से, वो एक प्रमाण पत्र जारी करती है और उसमें ऋण से संबंधित सारी रकम, सारी सूचनाएँ लिखी रहती है कि उस पर ब्याज क्या होगा, कब वापस होगा। आइए पढ़िए। जब कोई व्यक्ति या संस्था फर्म की किसी कंपनी में कोई व्यक्ति या संस्था या फर्म किसी कंपनी में ऋण के रूप में धन निवेश करता है, तब कंपनी एक ऋण का एक प्रमाण पत्र जारी करती है, बनाकर देती है, जिसमें ऋण पत्र से संबंधित सारी शर्तें लिखी रहती है। इसी को ऋण पत्र कहते हैं, मतलब ऋण के बारे में सारी बातें लिखी जा रही हैं। इस प्रकार ऋण पत्र ऋण का प्रमाण पत्र होता है, ठीक है। ऋण पत्र के प्रकार क्या है? कई प्रकार के होते हैं। रक्षित है, आरक्षित है, वाहक है, रजिस्टर्ड है या परिवर्तनशील है, अपरिवर्तनशील है इत्यादि, ठीक है। तो रक्षित, आरक्षित, वाहक, रजिस्टर्ड, परिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है अंशों के निर्गमन की शर्त लिखें। अंशों के निर्गमन कैसे कैसे किए जाते हैं? जिस तरीके से किसी सामान को आप 3 तरीके से बेच सकते हैं। 3 तरीका मतलब क्या है? आप जितना में खरीदे उतना में बेच सकते हैं, आप बढ़ाकर बेच सकते हैं, आप घटाकर बेच सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से शेयर को भी 3 तरीके से बेचा जाता है। सम मूल्य पे, जब अंशों को अंकित मूल्य पर ही आप बेचेंगे तो उसे सम मूल्य पे बेचना कहेंगे।
बट्टा पे बेचेंगे तो कम मूल्य पे बेचेंगे, जो रेट है अगर उससे कम मूल्य पे बेच रहे हैं तो बट्टा पे बेचना कहेंगे, और जो रेट है उससे ज़्यादा मूल्य पे बेच रहे हैं तो उसको प्रीमियम पे बेचना कहेंगे। कुछ याद करने जैसा है नहीं इसमें। तो प्रीमियम या अधिक मूल्य, फिर से मैं पढ़ देता हूँ भाई मेरे आपके लिए। सममूल्य, अंशों का निर्गमन उसके अंकित मूल्य पर ही किया जाता है तो उसे सममूल्य पर निर्गमन कहते हैं। जब अंशों का निर्गमन उसके अंकित मूल्य से कम पर किया जाता है तो उसे बट्टे पर निर्गमन कहते हैं। जब अंशों का निर्गमन अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर किया जाता है उसे अधिक मूल्य पर निर्गमन कहते हैं। आइए अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं? हरण का मतलब जब्त कर लेना होता है, किडनैप कर लेना होता है, मतलब अंशों को आप रख लेंगे और जो जिसने पैसे लगाए हैं उसको कहेंगे टाटा बाय बाय ख़त्म, ठीक है। जब कंपनी को किसी व्यक्ति से अंशों के बकाया राशि प्राप्त नहीं हो पाते हैं तो कंपनी नोटिस जारी करती है, फिर भी राशि प्राप्त नहीं होती तो कंपनी उसके द्वारा चुकाए गए जितना भी पैसा वो दे रखा है, सब पैसा नहीं दीजिएगा तो जो दे रखे हैं वो रख लेंगे, आपको कर देंगे टाटा बाय बाय, राशि को जब्त कर लेगी और उस व्यक्ति का नाम कंपनी के स्वामित्व से हटा देगी। बहुत सिंपल, याद रखेंगे। सिंकिंग फंड से आप क्या समझते हैं? जब कंपनी ऋण के रूप में कर्ज लेती है तो उसे निर्धारित समय पर कंपनी द्वारा लौटाना भी होता है। इस उद्देश्य से कंपनी को प्रतिवर्ष विशेष प्रायोजन करना होता है। लाभ हानि विवरण के अधिशेष से एक निश्चित राशि को अलग रखकर बनाया जाता है, इसी को सिंकिंग फंड कहते हैं। कंपनी बहुत समझदार होता है और जब वो ऋण लेता है तो उसको कैसे चुकाना है, कब चुकाना है, निर्धारित समय पर उसे चुकाना भी पड़ता है, तो क्या करता है कि जितना चुकाना है उसमें से थोड़ा-थोड़ा पैसा करके पहले से ही इकट्ठा करता है सिंकिंग फंड में, और जब समय आता है तो भाई उतना पैसा वो दे देता है उसको। उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं पैसा कर्ज देने के लिए। इस फंड की रकम को कंपनी बाहरी फंड में इस प्रकार विनियोजित कर देता है, दिमाग लगाता है कि भाई ये पैसा अगर हम बाहर दे देंगे, हमने इससे इतना लिया और इतना-इतना करके हम बाहर जमा करते रहेंगे और हमको इतना मिल जाएगा उसको देते समय, तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है? हमको समस्या नहीं रहेगा। समय पर रकम प्राप्त हो जाती है। अति अभिधान की स्थिति में कंपनी के पास क्या अंश और ऋण पत्र में आवंटन के लिए कौन से विकल्प? अति अभिधान का मतलब होता है आपने शेयर 10,000 इश्यू किए, आपको शेयर आ गया 12,000, ठीक है? तो आपके पास जो 2,000 शेयर एक्स्ट्रा आ गया है उसके साथ आप क्या करेंगे? सबसे पहला ये है कि आवेदन को लौटा दीजिए। सबसे अच्छा ये है कि आवेदन जो 2,000 का पैसा आपको एप्लीकेशन के समय ज़्यादा मिल गया है, उसको आप लौटा दीजिए। ऐसी स्थिति में कंपनी एक तो आवेदन को वापस कर देगी, दूसरा ये है कि उसे आनुपातिक किस्तों में बाँट लेगी। मतलब आपका एप्लीकेशन के समय जो पैसा आया है, उसके अकॉर्डिंग अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे उसे एडजस्ट कर लेगी। तो 2 बातें होंगी, याद रखेंगे। यदि आवेदन अधिक हो जाए तो इसे अति अभिधान कहते हैं। मतलब अगर आवेदन आप 10,000 शेयर करना था किसी को, अगर वो 12,000 करते, मतलब 10,000 शेयर इशू आपने किया, 12,000 वो शेयर दे दें, तो ऐसी स्थिति में आपके पास क्या विकल्प है? आप या तो उसे वापस कर दें या उसको आनुपातिक तौर पे अगले किस्त में समायोजित कर दीजिए। आइए 37 वित्तीय विवरण से आप क्या समझते हैं? लाभ हानि खाता बनाए हो? बिल्कुल बनाए होंगे। लाभ निकाले होंगे, फिर चिट्ठा बनाए होंगे, इसी को वित्तीय विवरण कहा जाता है, फाइनल अकाउंट। एक निश्चित अवधि में व्यवसाय अपना लाभ और हानि मालूम करने के लिए आय विवरण बनाती है तथा संपत्ति एवं कर्जों की स्थिति को मालूम करने के लिए चिट्ठा बनाती है, इसी को वित्तीय विवरण कहते हैं। याद रखेंगे, वित्तीय विवरण क्या है? लाभ हानि खाता, लाभ की जानकारी वो देता है। वित्तीय विवरण विश्लेषण की सीमाएं क्या-क्या हैं? तो इसकी सीमाएं हैं, कुछ मुश्किलें हैं उसमें। वित्तीय विवरण जब हम लोग करते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो हमको नेगेटिविटी में लाकर खड़ा कर देता है। वित्तीय विवरण गुणात्मक पहलुओं पर ध्यान नहीं देता है, जैसे ग्राहकों की संतुष्टि, कर्मचारी की प्रतिष्ठा, इसका कोई लेखा नहीं होता है, तो थोड़ी-सी ये कमी है। आप ये भी लिख दो कि कस्टमर संतुष्ट हुआ, ठीक है, कस्टमर असंतुष्ट हुआ, कस्टमर ने ये शिकायतें की। वित्तीय विवरण ऐतिहासिक प्रकृति केवल ऐतिहासिक डेटा को रिकॉर्ड करता है जो पहले हो चुका है, ठीक है। साल में जो पूरे साल हुआ है उसको रिकॉर्ड करता है। पिछले साल में ये भविष्य की किसी भी संभावित परिणाम को शामिल नहीं करता है। मान लो कि अभी 10,000 का हिसाब है, कल के डेट में अगर 12,000 का हिसाब होना है तो ये भी 12,000 का हिसाब नहीं करेगा, वो सिर्फ 10,000 का हिसाब करेगा, ठीक है, समझ गए। अगला, तो ये 2 टॉपिक आपको याद कर लेना है। वित्तीय विवरण की गुणात्मक पहलुओं पर ध्यान नहीं देता है, जैसे ग्राहकों की संतुष्टि, कर्मचारी की प्रतिष्ठा इत्यादि। वित्तीय विवरण प्रकृति में केवल ऐतिहासिक डेटा का रिकॉर्ड होता है और प्रकट करता है, यह भविष्य के किसी भी संभावित परिणाम को शामिल नहीं करता है। वित्तीय विवरण की विशेषताओं के बारे में बताना है। वित्तीय विवरण में
जब आप वित्तीय विवरण बनाते हैं, मतलब लाभ हानि बनाते हैं, तो आपको क्या क्या खूबी उसमें नज़र आता है। ये तो हमने खराबी देखा कि 2 चीज़ें हैं उसमें जनरली जो कुछ कमी लगता है कि चलो ग्राहक की संतुष्टि भी उसमें दिखानी चाहिए, और इसमें जो फ्यूचर में परिवर्तन होना है वो भी दिखाना चाहिए, ये नहीं दिखाते हैं उसमें वित्तीय विवरण में। लेकिन बहुत सारी खूबी है वित्तीय विवरण की, आइए देखते हैं। वित्तीय विवरण में अंकों को सरलता से प्रस्तुत किया जाता है, ईजी तरीके से आप वित्तीय विवरण को समझ सकते हैं। अगला, इसके सहारे विभिन्न मदों को स्पष्ट रूप से वर्गीकृत किया जाता है। इसके सहारे विभिन्न मदों की तुलना करके परिवर्तन का पता लगाया जा सकता है। जैसे पिछले साल का वित्तीय विवरण देख लीजिए, इस साल का वित्तीय विवरण देख लीजिए, पिछले साल का प्रॉफिट देखिए, इस साल के प्रॉफिट को देखिए, आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी बिजनेस कितनी अच्छी चल रही है और कितनी खराब चल रही है। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर, वित्तीय विवरण के उपकरण क्या क्या। आपने जो चैप्टर पढ़े हैं फाइनेंशियल अकाउंट में, जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उस तरफ पार्ट बी में तुलनात्मक विवरण हो, कंपैरेटिव हो, कॉमन साइज हो, रेशियो हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, कोस्ट प्रवाह विवरण हो, फंड फ्लो स्टेटमेंट हो, ये सारे टॉपिक वित्तीय विवरण के ही पार्ट हैं। उसी के सहारे बनाए जाते हैं लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट। इसके सहारे हम लोग बनाते हैं तुलनात्मक विवरण, समान आकार के विवरण, अनुपात विश्लेषण, रोकड़ प्रवाह और कोष प्रवाह। ये सारी टॉपिक हम लोग बनाते हैं वित्तीय विवरण के सहारे, तो उसको कहते हैं वित्तीय विवरण का उपकरण, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, तुलनात्मक विवरण के उद्देश्य बताइए। तुलनात्मक विवरण का मतलब ही है तुलना करना। 2 अवधियों के विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन करके संस्था की प्रगति और कमियों का पता लगाते हैं। ठीक है, हम ये देखते हैं कि पिछले साल हमारा सेल इतना था, इस साल इतना है, पिछले साल का प्रॉफिट इतना था, इस साल का प्रॉफिट इतना है। तो इससे हम अपनी कमी, अपनी प्रगति का पता लगा सकते हैं। जब हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे तो 2 साल का हम लोग प्रॉफिट लेते हैं, 2 साल का हम लोग एक्सपेंसेस लेते हैं, उसका कंपैरिजन करते हैं। इससे हमारी कंपनी के बारे में हमको पता चलता है कि कैसी चल रही। संस्था के नियोजन के लिए वित्तीय विवरण को तैयार करना संस्था के नियोजन में भी आपको मदद करेगा कि हाँ भाई, इस हिसाब से पिछले साल इतना खर्चा था, इस हिसाब से इस साल इतना खर्चा है, पिछले साल इतना खर्च किए थे तो इतना प्रॉफिट आ रहा है। तो ये सारी प्लानिंग आप कर सकते हैं अगले फ्यूचर के लिए। वित्तीय विवरण के विभिन्न मदों में कमी या वृद्धि का पता लगा सकते हैं। प्रत्येक मद, एक नहीं, जितने भी मद है सब में कमी या वृद्धि का पता आप लगा सकते हैं वित्तीय विवरण के मदद से। ठीक है, कंपैरेटिव जब आप बनाएंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट, उसकी मदद से। ठीक है, आप करते भी हैं, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुपात विश्लेषण क्या है। अनुपात विश्लेषण उद्देश्य एवं लाभ को लिखे। ठीक है, अनुपात विश्लेषण का मतलब क्या होता है, अनुपात कैसे निकालते हैं। जैसे आपने करंट रेशियो निकाला, करंट रेशियो निकालने के लिए आपने क्या किया, जितने भी आपके पास करंट एसेट है ऊपर में लिखा, जितने भी आपके पास करंट लायबिलिटी है आपने नीचे में लिखा, आपने उसको भाग लगा दिया, उसको अनुपात में लिख दिया। ठीक है, तो वित्तीय विवरणों पर आधारित अनुपात को लेखांकन अनुपात या वित्तीय अनुपात कहते हैं। जितने भी वित्तीय विवरण है आपके पास, जितने भी आइटम हैं, उससे रिलेटेड कुछ आइटमों को सेलेक्ट करके हम लोग एक दूसरे में भाग लगा कर चेक करते हैं कि इनका क्या रेशियो है, और इनके विश्लेषण को अनुपात विश्लेषण कहते हैं। तो उस रेशियो का विश्लेषण हम लोग करते हैं, उसको अनुपात विश्लेषण कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, वित्तीय विवरणों पर, वित्तीय विवरण में जितने भी आइटम है उस पर आधारित अनुपात को, उस पर आधारित अनुपात मतलब उस पर जब हम अनुपात निकालते हैं उसे लेखांकन अनुपात या वित्तीय अनुपात कहते हैं, और इनके विश्लेषण को अनुपात विश्लेषण कहते हैं। लेखांकन अनुपात विश्लेषण के उद्देश्य निम्नलिखित है। संस्था के लाभ का मापक है ये, लाभ के जानकारी के लिए, आपको लाभ के मापन के लिए आपको वित्तीय लेखांकन अनुपात बनाना पड़ता है या निकालना पड़ता है। यह व्यवसाय की कुशलता को निर्धारित करता है। यह बताता है कि आप कितने बेहतर तरीके से बिजनेस को चला रहे हैं या नहीं चला रहे। यह व्यवसाय की शोधन क्षमता का मूल्यांकन करता है। जब आप शोधन क्षमता अनुपात निकालते हैं, शोधन क्षमता अनुपात के जरिए आपको ये पता चल जाता है कि आपके पास कितना औकात है कि आप किसी कर्ज को आप चुका सको। यह लेखांकन सूचनाओं को सरल बना देता है। बहुत बड़ी बड़ी सूचनाओं को छोटी सी 2 पॉइंट में ये क्लियर कर देता है। ठीक है, इसी को लेखांकन अनुपात कहते हैं। अगले बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मैं चाहता हूँ एक बार फिर से मैं ये क्वेश्चन रिपीट कर दूँ, काफ़ी बच्चों को दिक्कत रहती है इसको याद करने पे। फिर से समझिए, वित्तीय विवरण आप बनाते हैं, लाभ हानि चिट्ठा, उससे संबंधित जो आप अनुपात निकालते हैं उसको वित्तीय अनुपात या लेखांकन अनुपात कहते हैं, और इसके विश्लेषण को अनुपात विश्लेषण कहते हैं। जब इसका विश्लेषण हम करते हैं तो अनुपात विश्लेषण कहते हैं। इससे फ़ायदे ये हैं, लाभ ये है कि यह संस्था के लाभ को मापने में आपकी मदद करती है।
यह व्यवसाय की कुशलता को निर्धारित करता है कि आप कितना बेहतर तरीके से बिजनेस को चला रहे हैं। यह व्यवसाय की शोधन क्षमता का मूल्यांकन है। यह व्यवसाय को के शोधन क्षमता के बारे में जानकारी आपको देती है कि आपके पास कितना औकात है कि आप कर्ज को चुका सके। यह लेखांकन सूचनाओं को सरल बना देता है, आसान बना देता है। अनुपात विश्लेषण की सीमाओं को बताना है। अनुपात विश्लेषण में कुछ खामियां हैं वो आपको देखना है, कुछ कमी है वो आपको देखना है। अनुपात विश्लेषण की सीमाएं निम्नलिखित है। व्यवसायों में लेखांकन नीतियों में भिन्नताएं होती है। अलग अलग तरीके से लोग लेखांकन करते हैं, जिस कारण उनके अनुपात में भी भिन्नता पाई जाती है। मतलब एक रूपता नहीं पाया जाता है, अलग अलग होते हैं। फलस्वरूप तुलना करके व्यवसाय की तुलना नहीं की जा सकती है। अनुपात का तुलना करके ये नहीं बता सकते हैं कि आपका बिजनेस उससे बेहतर चल रहा है, नहीं, आप नहीं बता सकते, क्योंकि उनका तरीका अलग है, अपना तरीका अलग है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कमी है। अगला है वित्तीय विवरण के आंकड़ों में अशुद्ध हो। अगर वित्तीय विवरण के आंकड़े अशुद्ध हो, गलत तरीके से आपने कोई चीज़ दिखाया है, तो उस पर जो अनुपात निकालेंगे वो भी गलत हो जाएगा। बहुत सिंपल। ठीक है, तो ये दो टॉपिक आपको याद कर लेने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देनदार अनुपात क्या है? भाई देनदार का मतलब समझते हो, जो आपसे उधार सामान लेता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। जब कुल उधार बिक्री में औसत देनदारी से आप भाग लगा देंगे, ठीक है, कुल उधार बिक्री में औसत देनदारी से आप भाग लगा देंगे, तो उसे अनुपात देनदार अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो डेब्टर टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेब्टर्स। ठीक है, फिर से समझिए, जब कुल उधार बिक्री में औसत देनदारी से भाग लगाया जाता है, तो जो अनुपात आपको प्राप्त होता है उसे देनदार अनुपात कहते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन ये था 45 देखिए, बस 5 क्वेश्चन बच गए। परिचालन अनुपात क्या है? तो परिचालन अनुपात परिचालन लागत, ठीक है, जो आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आया वो, एवं परिचालन से आय जो ऑपरेटिंग इनकम है वो, के बीच का संबंध स्थापित करता है। दूसरे शब्दों में परिचालन अनुपात कुल संचालन व्यय अर्थात बेचे गए माल की लागत तथा संचालन व्यय का शुद्ध विक्रय के साथ संबंध प्रकट करता है। जो आपका खर्च आया है संचालन में, उसमें, और जो आपका कुल बिक्री है उसमें ये संबंध स्थापित करने का काम करता है। ऊपर वाला आप डिफरेंशिएशन अच्छा याद कर लीजिए। परिचालन लागत एवं परिचालन से आय के बीच में जो संबंध स्थापित किया जाता है उसे हम लोग परिचालन अनुपात कहते हैं। चालू अनुपात क्या है? भाई ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। चालू अनुपात जब सभी चालू संपत्तियों में से चालू दायित्व से भाग लगाते हैं। चालू संपत्ति को ऊपर रखिए, चालू दायित्व को नीचे रखिए, भाग लगा दीजिए, उससे जो अनुपात निकलता है उसे चालू अनुपात कहते हैं। दूसरे शब्दों में चालू अनुपात चालू संपत्ति और चालू दायित्व के बीच के संबंध को स्थापित करता है। आदर्श चालू अनुपात 2:1 होता है। करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, याद रखना है। अगले क्वेश्चन, ऋण समता अनुपात क्या है? ऋण समता अनुपात की गणना उपक्रम के वित्तीय स्वास्थ्य के माप के लिए किया जाता है। यह अनुपात दीर्घकालीन ऋण और अंशधारी कोष के बीच में संबंध प्रकट करता है। आपको बताता है कि आप कर्ज में कितने हैं और आपके पास अपना पैसा कितना है। यह अनुपात यह बताता है कि अंशधारी कोष की तुलना में दीर्घकालीन ऋण कितने कोष प्राप्त किए गए हैं। मतलब आपके पास अपने पैसे कितने हैं और अपने कर्ज कितने ले रखे हैं। ऋण समता अनुपात बराबर होता है ऋण अपॉन अंशधारी कोष। ठीक है, याद रखेंगे। ऋण समता अनुपात बहुत सिंपल है, ऋण और समता का अनुपात, मतलब आपके पास जो कर्ज है उसका और आपके पास जो अपना पूंजी है उसका, ये अनुपात दिखाता है। ठीक है, आगे बढ़े। रोकड़ प्रभाव विवरण क्या है? बहुत सिंपल आंसर है, रोकड़ के आने और रोकड़ के जाने, इनफ्लो आउटफ्लो। तो जब कंपनी में रोकड़ का आना जाना होता है तो उसे रिकॉर्ड करने के लिए एक विवरण बनाया जाता है, उसे रोकड़ प्रवाह विवरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में रोकड़ प्रवाह विवरण से ऐसे विवरण से है जिसमें रोकड़ के अंतर प्रवाह और बहिर्प्रवाह को दिखाया जाता है। इसमें हम रोकड़ कहाँ से आया है उसको दिखाते हैं, रोकड़ कहाँ से गया है उसको दिखाते हैं, रोकड़ के स्रोत और रोकड़ के प्रयोग को दिखाते हैं। ठीक है भाई। रोकड़ प्रवाह विवरण के कुछ उपयोग के उद्देश्य निम्नलिखित है। रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने का मुख्य उद्देश्य रोकड़ के स्रोतों और प्रयोगों की जानकारी प्राप्त करना। रोकड़ प्रवाह विवरण जब आप बनाएंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि रोकड़ कहाँ से आ रहा है और रोकड़ कहाँ को जा रहा है। ठीक है, अगला है रोकड़ बजट बनाने में सहायक प्रदान करेगा। रोकड़ पैसे का बजट आपको बनाना है कि पैसे कहीं खर्च होने हैं, तो आप इस हिसाब से बजट बना सकते हैं। आप चेक कर लो अपना रोकड़ प्रवाह विवरण कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ पैसे जा रहे हैं और कितने बच रहे हैं आपके पास। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप आने वाले समय में जो भी आपको प्लान करना है रोकड़ से संबंधित आप कर सकते हैं।
वित्तीय नीतियों के निर्धारण में सहायक, आपको पैसे के निर्धारण में भी आपको सहायता प्रदान करेगा ये रोकड़ प्रवाह विवरण। अल्पकालीन वित्तीय नियोजन में सहायता प्रदान करता है। ये अल्पकाल में आपको पैसे का ज़रूरत है, पैसे का खर्च है, तो आप इस विवरण के सहारे आप ये पता लगा सकते हैं कि कितना खर्च कर सकते हैं, हमारे पास कितना पैसा। कुल ऑलमोस्ट आपको रोकड़ से संबंधित जितने भी प्लानिंग करने हैं, एक बार रोकड़ प्रवाह विवरण चेक कर लीजिए कि आपके पैसे कितने हैं आपके पास, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कर लीजिए। अल्पकालीन वित्तीय नियोजन करना है, लाभांश के भुगतान के संबंध में निर्णय लेना है कि आपको आपके कितने पैसे देने हैं, अपने जो शेयर धारक है उनको कितने देने हैं या नहीं देने हैं अभी फ़िलहाल। ये रोकड़ प्रवाह विवरण के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि आपके पास इतने पैसे हैं, आप इतना खर्च कर सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ें। तो इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। रोकड़ बजट निर्माण में सहायता प्रदान करता है। रोकड़ बनाने का मुख्य उद्देश्य रोकड़ के स्रोत और रोकड़ के प्रयोग की जानकारी प्राप्त करना है कि रोकड़ कहाँ-कहाँ से आता है और कहाँ-कहाँ जाता है। रोकड़ बजट के निर्माण में यह सहायता प्रदान करता है। वित्तीय नीतियों के निर्धारण में भी यह सहायता प्रदान करता है। अल्पकालीन वित्तीय नियोजन में सहायता प्रदान करेगा और लाभांश के भुगतान के संबंध में निर्णय लेने में भी आपको सहायता प्रदान करेगा कि हाँ, आपके पास इतने पैसे हैं और आप भुगतान कर सकते हैं। रोकड़ प्रवाह के विवरण के वर्गीकरण को समझाएं। रोकड़ कहाँ-कहाँ से आता है? तो बस सिंपल है। सबसे पहला है संचालन क्रिया। जब आप बिज़नेस चलाते हैं, बिज़नेस चलाने का मतलब सामान बनाना, बेचना, इससे जो संबंधित पैसे हैं उसको संचालन क्रिया कहते हैं। संचालन क्रिया व्यवसाय उपक्रम के मुख्य आगम उत्पन्न करने वाली क्रियाएँ होती है। इसके आधार पर लाभ हानि का निर्धारण होता है। मतलब आप जो बिज़नेस चलाते हैं, जो सामान बनाते हैं, बेचते हैं, उसको संचालन अभिक्रिया कहते हैं। इससे लाभ हानि का निर्धारण होता है। निवेश क्रियाएँ में दीर्घकालीन संपत्ति तथा अन्य निवेश जो रोकड़ समतुल्य में शामिल नहीं हैं के क्रय विक्रय को शामिल किया जाता है। निवेश क्रिया में जितनी भी संपत्ति हैं, जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर है, जिसमें दीर्घकालीन में पैसे आपने लगा रखे हैं, ठीक है? उससे संबंधित जो रोकड़ हम या तो खरीदते हैं उसको या बेचते हैं। तो खरीदते हैं तो रोकड़ जाता है, आउटफ्लो हो रहा है, जब बेच देंगे तो उससे पैसे आ जाएँगे, तो उसको दीर्घकालीन स्रोत निवेशीय स्रोत कहेंगे। तो निवेशीय क्रिया क्या होता है? निवेश क्रिया में दीर्घकालीन संपत्तियों, याद रखेंगे, निवेश क्रिया में दीर्घकालीन संपत्तियों तथा अन्य निवेश जो रोकड़ समतुल्य में शामिल नहीं है, जहां आपने पैसे लगा रखे हैं, उसको बेचने से आपको पैसे आ जाएँगे, उसे रोकड़ प्रवाह विवरण में निवेश क्रिया कहा जाता है। जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है इत्यादि। वित्तीय क्रिया क्या है? वित्तीय क्रिया का मतलब होता है कर्ज लेना या कर्ज देना। कर्ज लेना होता है, वित्तीय क्रिया मतलब कर्ज लेना। वित्तीय क्रिया से आशय, वित्तीय क्रियाएँ वे क्रिया होती है जो स्वामी की पूंजी तथा उपक्रम के ऋणों के आकार एवं संरचना में परिवर्तन करता है। ऋणों के आकार एवं संरचना में परिवर्तन करता है, मतलब आपको ये बताता है कि आपने कितना कर्ज ले रखा है, ठीक है? मतलब आप जो कर्ज को दर्शाते हैं, कितना कर्ज आपके पास है और कितना आपने भुगतान करना है, कितना कर्ज लिया है, कितना भुगतान किया है, ये जो दर्शाते हैं जिस जगह हम लोग, उसको वित्तीय क्रियाएँ कहते हैं। तो आप समझ गए। संचालन मतलब जो आपका बिज़नेस चलाने का काम है, माल बनाना, माल बेचना, उसको संचालन अभिक्रिया कहते हैं। निवेश मतलब जिसमें दीर्घकालीन संपत्ति आती है, जहाँ पैसे आप निवेश करते हैं, उसको खरीदने से पैसे चले जाते हैं, उसको बेचने से पैसे वापस आ जाते हैं। वित्तीय क्रियाएँ में जब आप कर्ज लेते हैं, तो उसको वित्तीय क्रियाएँ कहते हैं, ठीक है? और जब कर्ज भुगतान कर लेंगे तो पैसा जाएगा, और जब आप भुगतान कर दें जब आप कर्ज लेंगे तो पैसा आएगा, जब आप भुगतान कर देंगे तो पैसा चला जाएगा। रोकड़ प्रवाह विवरण की कुछ सीमाएँ इस प्रकार हैं, आपको याद करना है। रोकड़ प्रवाह विवरण की सीमाएँ निम्नलिखित हैं। सबसे पहला, रोकड़ को सही परिभाषित करना कठिन है। कैश कितना है ये परिभाषित करना कठिन हो जाता है कई बार। चेक, स्टाम्प, पोस्टल ऑर्डर आदि को रोकड़ में शामिल नहीं किया जाता है या इसके संबंध में विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कर लेना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं करना चाहिए। रोकड़ प्रवाह विवरण बनाते समय इनको कुछ लोग नहीं मानते हैं, कुछ लोग मान लेते हैं। यह लेखांकन के उपार्जन सिद्धांत को नज़रअंदाज कर देता है। रोकड़ प्रवाह विवरण में सिर्फ रोकड़ जब आता है या जाता है उसी का लेखा होता है। उपार्जन मतलब आने वाला है या जाने वाला है, उसका लेखा नहीं किया जाता है।
ठीक है। तो याद रखेंगे, इससे संबंधित ये कुछ सीमाएँ हैं। पहला तो ये है कि यह रोकर को सही परिभाषित नहीं कर पाता है। दूसरा ये है कि चेक, स्टाम्प, पोस्टल ऑर्डर आदि को रोकर में शामिल नहीं किया जाता है। तीसरा है कि लेखांकन के उपार्जन सिद्धांत को नज़रअंदाज कर दे। अब ये रहा दीर्घकालीन क्वेश्चन, जिसे हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अगर आप इस पीडीएफ को खरीदना चाहते हैं तो आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे परचेज करके वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। सीधे आपके जीमेल पे चला जाएगा, ये डाउनलोड हो जाएगा, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत आई मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर आपके पास होना चाहिए। आपके पास नहीं है तो लीजिए, 725083 9170, ये मेरा नंबर है, आप इसे कॉन्टैक्ट करिए। आपको कोई भी समस्या हो किसी भी क्वेश्चन में, आप मुझसे डायरेक्ट समझ भी सकते हैं। चलिए, मैं हमेशा आपके लिए तैयार रहता हूँ, आप हमारे लिए तैयार रहिए। थोड़ा-सा वीडियो को शेयर कर दीजिए, हर हाल में शेयर करिए। अच्छे व्यूज़ आएँगे, मैं दीर्घकालीन क्वेश्चन तुरंत लेकर आ जाऊँगा, नहीं आएँगे मैं छोड़ दूँगा यहीं पर। बाय बाय, टेक केयर।